सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2000 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये मॉडल पेपर सीरीज आप लोगों के एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो इस पेपर सीरीज के जितने भी मॉडल पेपर मैं आप लोगों को करवाता हूँ, आप उनको ध्यान से समझते हुए है वो देखना है, ताकि आप अपना सपना है वो कंप्लीट कर सको। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो अपन शुरू कर लेते हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 4। तरीका हम वही रखने वाले हैं, हम अपने चारों ऑप्शंस की व्याख्या करने वाले हैं, ताकि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ जाए और आपको समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले जो प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं अपने करंट का है। क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल में ने भारत के किस शहर को, है ना, भारत के किस शहर को 2028 की 22वीं, ये दो बातें याद रखना जरूरी है, 2028 की है और 22वीं है, विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान चुना है। तो अपने पास भुवनेश्वर उड़ीसा को चुना है भाई। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। क्या है भुवनेश्वर ओडिशा? क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को 2028 में आयोजित होने वाली 22वीं विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। यह भारत के लिए खेल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। तो सीधी सी बात ये जो याद रखने वाली है वो क्या है, क्योंकि करंट में आपसे सीधे ऐसे तो प्रश्न पूछेगा नहीं, तीन ऑप्शन देगा, तीनों में से या तो पूछेगा कि दो सही है, कि एक सही है, कि तीनों सही है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए याद रखने वाली है। भुवनेश्वर उड़ीसा याद रखना है, 2028 याद रखना है और 22वीं याद रखना है। इतनी बातें याद रखोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होना है। किस प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? याद रखना, कौन सा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब? 2025 की बात करें तो वो आपके पास आर वेरामुथु है, पीवी अकिलन है, जी जयकांत है, तो विनोद कुमार शुक्ला है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आपके पास आ जाएगा आर वेरामुथु, है ना। तो ध्यान में रख लेना, तमिल के कवि है, तमिलनाडु के है। तो आर वीरामुथु की बात करें तो प्रख्यात तमिल कवि, उपन्यासकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार आर वीरामुथु को उनके तमिल साहित्य के लिए अभूतपूर्व, तमिल साहित्य में भाई, तमिल साहित्य में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करें तो पीवी अकिलन कौन है और ये अपने पास डी जयकांतन कौन है, इनके बारे में पढ़े। तो ये तमिल भाषा के भूतपूर्व महान साहित्यकार है, जिन्हें पूर्व के वर्षों में अकिलन को 1975 में और जयकांतन को अपने पास 2002 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगर विनोद कुमार शुक्ला की बात करें तो हिंदी के सुप्रसिद्ध समकालीन लेखक और कवि हैं। तो ये बातें आ जाती है चारों ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्या, 10 से 13 फरवरी 2026 तक कहां पर आयोजित जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार बायोफेज मेले जो है ना, व्यापार मेले बायोफेज 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो क्या, न्यूरेमबर्ग जर्मनी, पेरिस फ्रांस, लंदन यूके और जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आपके पास वो किया गया है न्यूरेमबर्ग जर्मनी। कहाँ? न्यूरेमबर्ग जर्मनी में अपने भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का जो नॉमिनेशन है वो नामित किया गया है। अच्छा, पढ़ते हैं क्या है ये। तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी फरवरी 2026 में जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में जैविक ऑर्गेनिक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला बायोफेज 2026, नाम याद रखना किससे संबंधित है, अपने पास जैविक कृषि से संबंधित है, जहां जैविक कृषि और निर्यात में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर वर्ष का देश के रूप में विशेष सम्मान दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। हाँ, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, मैं आपको पढ़ना है, मतलब आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब किसी से भी पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूर है। क्या है, आईआईटी पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से अपने आर्यभट्ट सुपर कंप्यूटिंग सेंटर एससीएस में शुरू किया है? तो इसका नाम उन्होंने परमरुद्र रखा है। क्या रखा है? परमरुद्र।
क्या है, आईआईटी पटना ने अपने उच्च स्तरीय अनुसंधान, डेटा एनालिसिस और एआई गणनाओं को गति देने के लिए बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर है वो स्थापित किया है भाई। बिहार के अपने टेक्नोलॉजी के मामले में बिहार कुछ ज़्यादा ही आगे है भाई, है ना, ये बात हम मानते हैं भाई, मानता हूँ मैं भी। अच्छा, प्रभा WWF इंडिया द्वारा वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार मार्च 2026 में किसे प्रदान किया गया है, पक्का पूछ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो मैच करवाया जा सकता है। अगर अपन बात करें तो सीताराम मीणा है, अनिल बिश्नोई है, दर्शन कुमार मिनारिया और अजीत सिंह है। तो इसमें आपके पास दिया गया है दर्शन कुमार मिनारिया को दिया गया है भाई। क्या कैसे दिया गया है, देखो, मार्च 2026 में वन्य जीव संरक्षण, पक्षी दर्शन और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट जमीनी कार्य करने के लिए राजस्थान के, ये ध्यान में रखना भाई, राजस्थान के दर्शन कुमार मिनारिया को प्रतिष्ठित वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई ऐसे प्रश्न। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, खेजड़ी जैसे वृक्षों के अवैध कटान को रोकने यानी कटाई को रोकने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप क्या है करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो संजय कुमार शर्मा वन मंत्री है, हेमंत मीणा है राजस्व मंत्री है, जोगाराम पटेल है संसदीय कार्य मंत्री है और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है। तो वो आपके पास जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री को इस जो समिति का है ना, इस हेतु कार्य वृक्ष संरक्षण विधेयक प्रारूप तैयार करने के लिए इनको चुना गया भाई। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री है। क्या है, जोगाराम पटेल राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी और अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून वृक्ष संरक्षण विधेयक बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका कानूनी प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है भाई, नाम आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। बजरी के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है भाई, तो कौन सी है, तो वो है राजस्थान खनन नीति नहीं है, एम सेंड नीति 2024 अपनाई है भाई। क्या अपनाई है, एम सेंड नीति 2024। क्या है एम सेंड नीति 2024, नदियों से निकलने वाली प्राकृतिक बजरी के अत्यधिक दोहन को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एम सेंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सेंड कृत्रिम जो बजरी है जो पत्थरों को पीसकर बनती है, नीति को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया है। एम सेंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सेंड जिसको अपन कहते हैं, तो याद रखना भाई। इसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रदर्शित राजस्थान की भव्य झांकी की थीम क्या थी, ये प्रश्न अपना रिपीट हो चुका भाई। राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, क्या है भाई, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श है, वो अपने पास थीम थी 26 जनवरी के दिन। इसके बाद बात करें, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा 2 जनवरी को 93वीं अपनी तीसरी प्रकाश जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपके पास मनोज गर्ग है, रामानंद शर्मा है, तो रामकरण यादव जो है ना, रामकरण जो यादव है, इनको अपने पास 93वीं तीसरी प्रकाश जयंती के अवसर पर गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रख लेना भाई, पक्का पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्न, इंपॉर्टेंट है मेरे प्रश्न। अब आप गौर नहीं करोगे तो वो अलग मैटर हो जाता है भाई। भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये खिताब जीतने वाली वे राजस्थान की कौन सी महिला पहलवान बन गई है, तो अपने पास वो पहली महिला पहलवान बनी है भाई जो अपने पास क्या है, स्वर्ण पदक जीती है अंडर 17 में बता रहा हूँ। तो पहली महिला पहलवान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की अश्विनी, कहाँ से है, भीलवाड़ा से है। प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं भैया आप लोगों से, अब ऐसे मत कर देना सर आपने तो ये प्रश्न करवाया था, पूछ ही लिया है। तो क्या है, जिले की अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता भाई। इसके बाद वैश्विक स्तर पर यह प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की सबसे पहली महिला पहलवान यानी फर्स्ट फीमेल रेसलर बनी है। तो इतना तो याद कर लोगे अब, है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करें तो क्या, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहां बाघ पाया जाता है। ओडिशा की चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लेगून है।
और भारत में उड़ीसा का तट ओलिव रिडले कछुओं का अपने पास क्या है, सबसे बड़ा व्रत घोंसला मास नेस्टिंग है। तो इसमें अपने पास कौन सा कथन सत्य है, तो बात करें तो आपके पास कथन तीनों ही सत्य हैं भाई है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ये क्या है इसमें। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का इकलौता ऐसा नदी डेल्टा मैंग्रोव वन है जो रॉयल बंगाल टाइगर बाघों की प्राकृतिक आवास है, तो ये भी सत्य है। कथन दूसरा क्या कह रहा है, ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लेगून झील है और यह एक प्रसिद्ध रामसर साइट भी है भाई, रामसर साइट। अब कथन 3 की बात करें तो क्या होता है, ओडिशा का गहिरमाथा तट पूरी दुनिया में ओलिव रिडले कछुओं यानी ओलिव रिडले टर्टल्स की बात करें तो के समूह घोंसले बनाने या मांस नेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हो जाते हैं भाई। तो थोड़ी थियरी भी याद कर लेना। नेक्स्ट है कांकनी नदी से संबंधित निम्न, ये तो आप जानते हो भाई। अगर आप लोगों ने मेरी वनपाल जो सीरीज है सुपर 30 सीरीज चल रही है अपनी, वहाँ पे धमाकेदार चल रही है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आपकी 28 जून को आपकी एग्ज़ाम है, वो सीरीज के मैंने अपने जो पेपर अपलोड कर दिए हैं वो जरूर देख के जाना। चाहे आप इसे फास्ट फॉरवर्डिंग करते हुए देखना, लेकिन वो आपके पास, मैं सही बता रहा हूँ, नींव का पत्थर साबित होने वाली है अगर आप वनपाल भर्ती परीक्षा दे रहे हो तो। अब कांकनी नदी के बारे में, जिसको अपन क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। किससे? जैसलमेर से। आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो जैसलमेर कांकनी नदी, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी या काकनी भी कहते हैं भाई, ध्यान में रख लेना, काकनी। जैसलमेर में कोटड़ी गांव से निकलने वाली आंतरिक प्रवाह की एक छोटी मौसमी नदी है। ये कुछ दूरी पर बहने के बाद बुझ झील का निर्माण करती है और मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो काकनी भी नाम हो सकता है, मसूरदी भी नाम हो सकता है और काकनी भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, उदयपुर की बात करें तो ये बेड़च यानी आयड़ नदी, जिसको अपन बेड़च है, और साबरमती है, सोम है, जाखम है जैसी नदियों के अपवाह के लिए तंत्र से जुड़ा है। और शिखर झुंझुनू में आप जानते हो भाई, शिखर झुंझुनू में अपने पास ये दोनों मुख्य जिले आंतरिक प्रवाह की प्रसिद्ध कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र यानी तोरावटी के अंतर्गत आते हैं। तो तोरावटी का जो अपने पास क्षेत्र है वो कौन सी नदी का होता है, शेखावाटी में आता है। कांतली नदी के क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है भाई, ये थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। देखो अपने आंसर में तो क्या ऑप्शंस में तो 9.2 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको वास्तविक आंकड़े देखना है तो ये 9% ही है आपके पास। कितना है भाई, ये 9% है। एक्यूरेट अगर अपन बात करें तो 9%, या इससे थोड़ा कम हो सकता है, 9.2%। लेकिन इसमें अपने पास जो है ना वो जो अपने 9.2 है, ये आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ध्यान में रख लेना। 9% आप ध्यान में रखना। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला, यानी कहने का मतलब जो इंदिरा गांधी नहर से अपने पास 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनमें से चौधरी कुंभाराम नहर है वो किससे संबंधित है। अगर बात करें तो भीलवाड़ा टोंक से कोई संबंधित नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर से नहीं है, ये हनुमानगढ़ और झुंझुनू से संबंधित भाई नहर परियोजना है। यानी कुंभाराम नहर परियोजना जो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है, किससे संबंधित है, हनुमानगढ़ और झुंझुनू से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, पुराना नाम क्या है, नोहर सावा लिफ्ट नहर से मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, आंशिक रूप से सीकर जिले को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है। तो याद रख लेना कौन कौन से जिले, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अपने पास चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो नहर परियोजना है उससे कौन से जिले प्रभावित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं भाई। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो टोंक, यह क्षेत्र मुख्य रूप से बिसलपुर बांध परियोजना से लाभान्वित है। कौन सा, भीलवाड़ा, टोंक। बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो ये IGNP की जय नारायण व्यास लिफ्ट, कौन सी से, जय नारायण व्यास लिफ्ट, और मुख्य सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से लाभान्वित है। अगर जयपुर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर मुख्य रूप से राजीव गांधी लिफ्ट नहर से लाभान्वित है, जिला नहीं, जयपुर नहीं है। तो ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां आप जानते हो भाई किसमें है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है, मध्य अरावली में नहीं है, पूर्वी मैदान में नहीं है, हाड़ौती के पठार में है। क्योंकि ये कहाँ पे है भाई, ये आपके पास है भाई, आपके पास मुख्य रूप से अपने पास कोटा और झालावाड़ जो जिले हैं, झालावाड़ जो जिला है उनमें आती है भाई। तो ये अपने पास मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ, ये कोटा और झालावाड़ कहाँ आते हैं, हाड़ौती के पठार में आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन है वो देख लेना भाई।
इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं नौकरी लगने की। हाड़ौती के पठार की बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत है, जो राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार का मुख्य अंग है। इस क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना भी स्थित है। इसके बाद बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बतें बालुका स्तूपों और शुष्क मैदानों का क्षेत्र है। इसके बारे में जैसे प्रश्न आएगा हम बात कर लेंगे। मध्य अरावली अजमेर और आसपास की पहाड़ियों जैसे तारागढ़ का क्षेत्र है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये बनास, चंबल और माही नदियों द्वारा निर्मित समतल उपजाऊ मैदान है। ये ध्यान में रख लेना भैया। नेक्स्ट आता चंबल नदी पर बने चारों बांधों में सबसे पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है वो कौन सा है? तो सीधी सी बात है वो गांधी सागर बांध है भाई। जो अपने पास मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पहला बांध आता है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध आता है। देखो चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, जो राजस्थान की सीमा के अत्यंत निकट है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों राज्य के बीच सीमावर्ती ग्रिड से सीधे जुड़ा है और सीधा सबसे बड़ा बांध भी है। सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? अपने पास गांधी सागर बांध होता है। नेक्स्ट बात करें तो जवाहर सागर की बात करें। यह कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित एक पिकअप बांध है। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है भाई। कोटा बैराज की कोटा शहर में स्थित सिंचाई उद्देश्यों के लिए बनाया गया अंतिम बैराज है, कोटा बैराज है। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित चंबल नदी का भराव क्षेत्र की दृष्टि से भराव क्षमता की दृष्टि से इस राज्य का सबसे बड़ा बांध होता है। ये दोनों बातें आपको, चारों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सीधी सी बात है अपने पास रणथंभौर होता है। सर जो अपने पास राष्ट्रीय उद्यान है ना सबसे पहला, क्योंकि राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर को 1980 में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राज्य की पहली बाघ परियोजना 1973 में भी है भाई। यानी कहने का मतलब बाघ परियोजना अगर बात करें तो पहली बाघ परियोजना 1973 में ही बनाई गई है। इसे सरिस्का की बात करते हैं तो यह अलवर का है। यह एक प्रसिद्ध अभयारण्य और दूसरी बाघ परियोजना है जिसे पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट बात करें केवलादेव भरतपुर इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है। आ गई बात समझ। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? वन्यजीव अभयारण्य, जो हमने बहुत पहले चर्चा कर ली है अपने किसमें, वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज चल रही है उसमें। हरिके बैराज की बात करें तो ये कहाँ पे है भाई? ये इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। कहाँ से? इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है हरिके बैराज। देखो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से ही एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना यानी इंदिरा गांधी नहर, पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर, निकाली गई है। याद रख लेना इसका पुराना नाम। और अपने पास कहाँ से निकाली गई है? सतलज और व्यास नदियों के संगम से। गंगा नहर की बात करें तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हुसैनीवाला से निकाली गई है भाई। कहाँ से? राजस्थान की सबसे पहली नहर है जो गंगा सिंह ने बनवाई थी। नर्मदा की बात करें तो यह गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलकर बाड़मेर और जालौर की एक सिंचाई प्रदान करती है। और गुड़गांव नहर की बात करें तो यह क्या है? यमुना नदी से ओखला बैराज यानी ओखला बैराज नाम याद रखना भाई कि दिल्ली के पास निकाली गई है, जो डीग भरतपुर संभाग को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? कपास की फसल के लिए राज्य का कौन सा मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयोगी है भाई? ये बात अपनी पहले हो चुकी है। तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र जो है वो कपास की खेती के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए, संतरे की खेती के लिए बढ़िया होती है। इसमें बात करते हैं तो देखो काली मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है और रेगुर मिट्टी कहलाती है भाई। ये क्या कहलाती है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, मध्यम काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम सबसे उत्तम मानी जाती है। राजस्थान के हाड़ौती यानी कोटा संभाग में प्रचुर मात्रा में मिलती है। कोटा संभाग ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा रेतीली मिट्टी अपनी जैसलमेर वाली, यह बाजरा, ग्वार, मोठ जैसी कम पानी वाली फसल मरुस्थलीय फसलों के लिए उपयुक्त होती है रेतीली मिट्टी। अगर पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो यह मक्का की खेती के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त मानी जाती है। और कच्छारी मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये गेहूं, सरसों जैसे और जौ, ये ध्यान में रखना कौन सी कच्छारी, जलोढ़ मिट्टी या गेहूं, सरसों और जौ जैसी फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो चारों ऑप्शन की व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर आप ये चारों ऑप्शन की व्याख्या ध्यान में रखते हो तो आपके प्रश्न को अपने जो संभावना है ना प्रश्न सही होने की वो 100% होती है।
अच्छा, राजस्थान में गेहूं की फसल के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, अभी पढ़ के आए हैं। इसके लिए तापमान है 8 से डिग्री क्या है, बोते समय तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और कटाई के समय 15 से 20 सेल्सियस होना चाहिए, पढ़े हैं अभी। और 500 मिमी से 800 मिमी तक वर्षा की मात्रा जरूरी है। तो ये आपके पास उपयुक्त सभी सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई अपने पास गेहूं की फसल के लिए। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, सवाईमाधोपुर में जो चौथ का बरवड़ा है, इसकी बात करें तो ये किस खनिज के लिए है, तो ये सीसा जस्ता के लिए है भाई। चौथ का बरवड़ा, बरवाड़ा या बरवड़ा एक ही बात है भाई, याद रख लेना। चौथ का बरवड़ा सवाईमाधोपुर सीसा जस्ता के लिए है। सीसा जस्ता के बारे में बात करें तो लीड जिंक की बात करें, क्या सवाईमाधोपुर जिले का चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र पारंपरिक रूप से सीसा और जस्ता के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा सीसा जस्ता की मुख्य खाने कहाँ पे है भाई, जावर उदयपुर में भी है, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में भी है। सीसा जस्ता से संबंधित पूछे तो कहाँ कहाँ है, आपके पास सवाईमाधोपुर का चौथ का बरवड़ा है। इसके अलावा अपने पास कहाँ पे, उदयपुर जावर की खाने हैं, और भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा क्षेत्र है, वो जस्ता और सीसा जस्ता के लिए क्या है, खाने या खदानें मिलती हैं। लोहा इसके मुख्य भंडार है वो मोरिजा बनोलो जयपुर में और नाथरा की पाल उदयपुर में है भाई। और मैग्नीज की बात करें तो आपके जो भंडार है ना इसके, बांसवाड़ा के लीलावती और कालाखूंट क्षेत्र में मिलते हैं। और टंगस्टन नागौर के डेगाना क्षेत्र में मिलता है। तो ये आपके पास हो जाते हैं सारी व्याख्याएं। किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बुलई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है। तो लाल दोमट मिट्टी में लोहा कण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब देखो बात करते हैं, इस मिट्टी का लाल रंग इसमें मौजूद लोहा ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। कोई पूछे लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, वो लाल रंग दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो वो लोहे में मौजूद जो लोहा ऑक्साइड होते हैं उसके कारण दिखाई पड़ता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है और मक्का की फसल के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। काली मिट्टी की बात करें तो कच्छारी मिट्टी जिसको कहते हैं, इसमें एल्यूमिनियम और लोहे के सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ये ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम और लोहे के सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम की प्रधानता होती है काली मिट्टी में। बुलई मिट्टी में बात करें तो इसमें सिलिका रेत की मात्रा अधिक होती है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें, इसमें पोटास और चूने की प्रचुरता होती है भाई, परंतु लोहा आंशिक रूप से कम होता है। जलोढ़ मिट्टी में भी ध्यान में रख लेना। तो ये व्याख्या आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों के बजाय। नेक्स्ट क्या दिया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है भाई, तो अनुसूचित जनजाति सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो वो आपके पास बीकानेर और नागौर जिला है भाई। बीकानेर और नागौर जिला है जहां पे अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है। अच्छा, इसके बाद में बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो जोड़बीड़ गड्ढेवाला कहाँ पे है भाई, बीकानेर में है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे मैच करते हुए दे दिया भाई, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है और गोगेलाव तालाब है वो नागौर में है और बीड़ है वो झुंझुनू में है। ये सारे मैच है भाई। तो जोड़बीड़ गड्ढेवाल ये बीकानेर में स्थित है, जो मुख्य रूप से गिद्धों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, माना जाता है भाई। गुड्डा बिश्नोई की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित कृष्णमर्ग, चिंकारा और काले हिरण के लिए, ध्यान से रख लेना भाई। गुड्डा बिश्नोई किसके लिए, चिंकारा काले हिरण के संरक्षण के क्षेत्र है। और गोगेलाव ये अपने पास नागौर जिले का प्रसिद्ध कंजर्वेशन है और झुंझुनू में बीड़ के अंतर्गत आता है भाई। एक संरक्षित घास का मैदान है, हार्टलैंड जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है, राजस्थान में पहली बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई है भाई, 2001-2 में, 2003-4 में, 2009-10 में, 2000, तो वो आपके पास 2001-2 में लागू की गई है। कौन सी, राजस्थान में पहली पशुधन विकास नीति 2001-2 में। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम घटते क्रम में भाई सबसे ज्यादा जयपुर में है। ये रहा, जयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, अलवर आ गया और नागौर आ गया। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, ये याद रख लेना भाई आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो बीकानेर की जनसंख्या आप जानते हो भाई कम है। तो आपका जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, इसके बाद में भी अगर दे दे तो वो होता है दौसा, याद रखना। हाँ, दौसा की जनसंख्या अधिक है भाई। राजस्थान की कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है, धातव्य है कि
नहर 1928 में पूरी तरह हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की पूर्ति कर सके। तो बात करें तो भाई अपने पास ये कौन सी आ जाती है, गंग नहर आ जाती है, जो गंगा सिंह ने भाई बीकानेर के, मैं बता देता हूँ, बीकानेर के आधुनिक और दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से सतलज नदी से निकाली गई गंग नहर का निर्माण कार्य 1927-28 में पूर्ण हुआ था। यह राजस्थान और जैसे अपने आधुनिक भारत की सबसे पहली और पुरानी पक्की नहर सिंचाई प्रणाली है, जिसने मरुस्थलीय गंगानगर क्षेत्र को पूरी तरीके से हरा भरा बना दिया। महाराजा गंगा सिंह को इसलिए आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क स्थापित विकसित किए हैं। जो कहाँ किए हैं, देखो मैं बता देता हूँ, ये आपके पास जयपुर में है, कोटा में है, अलवर, जोधपुर, आप अपने पास यही है भाई। तो फिर आपके पास जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर में ही किया है। अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये इसके बारे में अपनी चर्चा बहुत हो चुकी है भाई, मैंने सभी के नाम बता दिए हैं, सभी के बारे में अपनी ईयर वगैरह बता दी है, कब स्थापना हुई है। क्यों, क्योंकि अब प्रत्येक पेपर में इसके बारे में चर्चा करनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाली जो पहाड़ियाँ बेल्ट हैं, पर्वतीय, उनको क्या कहते हैं, उनको गिरवा कहते हैं भाई, जो तस्तरी नुमा है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अलग अलग क्षेत्र के बारे में। उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा या कटोरे जैसी आकृति वाली पहाड़ियों को मेखला श्रृंखला स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों का घेरा। याद रखेंगे, ठीक है। भौमट की बात करें तो यह उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही का वह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां भेल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। क्या है भौमट, कहाँ है, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही का वह दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ भूमि जिसको कहते हैं, पथरीली भूमि। 56 का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 56 गांव, जो छोटे छोटे गांवों का समूह, नदी नालों का समूह है, उसे क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बस प्रतापगढ़ वो सारा उसी में आता है भाई, के भी 56 नदी नालों गांव का मैदानी भाग है, वो 56 का मैदान कहलाता है, पढ़ लिया आपने। भागकर बात करें तो क्या है, सिरोही क्षेत्र में अरावली की अत्यधिक तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भागकर कहते हैं। तो ये चारों भाषाएं आपको याद रखनी है, याद रख लेना। हाँ, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन से कथन के बारे में बात करेंगे, ये जो 4 कथन है, बर, देबारी और सुरा घाट दक्षिणी अरावली के प्रमुख घाट है, क्या नहीं है भाई। तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं है भाई। बूंदी का आड़वाल पर्वत जो है ना, अरावली श्रेणी का ही भाग है, बिल्कुल सही बात है। और अरावली श्रेणी की उत्तरी पूर्वी जो दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम नहीं है भाई। ये क्या है, अरावली श्रेणी की उत्तरी भाग है, वो अपने पास पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थान नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आपके पास हो जाता है बूंदी का। देखो बूंदी जिले में फैली आड़वाला या आड़वाल पहाड़ियों की कट के भूवैज्ञानिक रूप से अरावली पर्वत श्रेणी का ही विच्छेदित पूर्वी विस्तार है, ये तो सत्य बात है। अब देखिए इसके बारे में ये गलत क्यों है भाई। तो बर और सुरा घाट दर्रे जो मुख्य रूप से क्या मध्य अरावली, ब्यावर और अजमेर क्षेत्र में आते हैं, न कि दक्षिणी में आते हैं, तो ये बात है महत्वपूर्ण। तो दूसरी बात आती है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी घाट या टोडगढ़ है भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है। और तारागढ़ 873 दूसरी प्रमुख चोटी आती है मध्य अरावली की, तो इसलिए वो भी गलत है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या निम्नलिखित में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन देखना भाई, वर्षा पानी को संचित करने के लिए तालाब मुख्य स्रोत रहे हैं, सत्य बात है भाई, असत्य कथन ढूंढना है। राजस्थान में जल का परंपरागत ढंग से सर्वाधिक संचय झीलों में होता है, चलिए देखते हैं। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुएं बनाए जाते हैं जिन्हें बेरी कहते हैं, और किसी तालाब में बेरी के समूह टोबा कहलाते हैं, ये गलत है भाई, क्योंकि जो टोबा है ये अपने आप में खुद स्वतंत्र रूप से पानी संचय करने की पहले क्या है, परंपरागत विधि थी भाई, ये बेरी के समूह को नहीं दर्शाता है। चलिए देखते हैं। देखो थार के मरुस्थल में टोबा पानी संग्रहण का एक स्वतंत्र पारंपरिक ढांचा होता है, जो नाड़ी के समान ही क्या है, छोटा और गहरा गड्ढा होता है। ये तालाब के भीतर बेरी के समूह को नहीं दर्शाता है, तो गलत हो गया। तालाब या नाड़ी के पेटे तलहटी में पानी सूखने के बाद बनाए गए छोटे कुओं को बेरी या कुई भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी याद रख लेना, बाकी ये ऊपर वाली जो तथ्य है ना याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने DMIC परियोजना के तहत प्रदेश के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण जोन घोषित किया गया है। तो सीधी सी बात है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो वो खुसखेड़ा अपने पास भिवाड़ी और निमराना निवेश आता है, क्योंकि यही अपने पास उस हाईवे पे आता है।
अब बाकी बात करते हैं। देखो खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना की बात करें तो परियोजना के प्रथम चरण के विकास के तहत राजस्थान को के कोटपुतली, बहरोड और खेरतल जिलों के अंतर्गत आने वाले खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना क्षेत्र को एक विशाल राष्ट्रीय निवेश और निर्माण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित व विकसित किया गया है। बढ़िया प्रश्न है भाई ये। सीतापुरा की बात करें तो क्या है, ये जयपुर का एक सामान्य औद्योगिक क्षेत्र है जो रत्न आभूषण और जेईसीसी के लिए जाना जाता है। जेईसीसी के बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुकी है भाई। अच्छा, मादड़ी देबारी की बात करें तो क्या ये उदयपुर का औद्योगिक क्षेत्र है जो जस्ता प्रगलन के लिए प्रसिद्ध है। मादड़ी देबारी के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विद्युत पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। तो अगर इसमें बात करें तो छाबड़ा, गीरल, धौलपुर और आगूचा। आगूचा नहीं है भाई, बाकी सभी पे अपने पास क्या है, राज्य का इनका संचालन राज्य सरकार ही कर रही है। देखो आगूचा भीलवाड़ा संभाग में स्थित है। रामपुरा आगूचा मुख्य रूप से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी निजी क्षेत्र वेदांता समूह क्या की जस्ता सीसा खदान है। यहाँ राज्य सरकार के स्वामित्व वाला कोई ग्रिड, थर्मल या मुख्य रूप से पावर स्टेशन संचालित नहीं है। अब बाकी छबड़ा की बात करें तो RVUNL के स्वामित्व वाला राज्य का बहुत बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन छाबड़ा 12 में है। अगर गिरल बाड़मेर की बात करें तो ये राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित पावर स्टेशन है जो पूरी तरह से RVUNL के अधीन रहा है। और धौलपुर की बात करें तो क्या है, ये गैस कंबाइंड साइकिल पर आधारित राज्य सरकार का पावर प्लांट आता है। तो याद रख लेना भाई बातें, है ना, मेरी छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं भाई। राजस्थान में पर्याप्त खनिज और उनके खनन क्षेत्र हेतु सुमेलित करते हैं। देखो अगर अपन बात करें तो सीसा जस्ता आपके पास गुड़ा किशोर क्या है, किशोरी दास अलवर में ये भाई सुमेलित है। ये छोटे छोटे स्थान भी मैं आपको अभी बताता हूँ। टंगस्टन नागौर के अलावा आपके पास वाल्टा सिरोही में भी आता है। और मैग्नीज लीलावानी बांसवाड़ा में तो है ही भाई, आप जानते हो। और तांबाकोलन झुंझुनू में आता है। अब इनकी थियरी के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो अलवर का गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए, लघु जमाओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। और बात करें टंगस्टन तो टंगस्टन नागौर के डेगाना के अलावा सिरोही का वाल्टा और अबू रेवदर, ये नाम याद रखना भाई, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध खनन स्थल है। मैग्नीज की बात करें तो बांसवाड़ा क्या लीलावानी तांबेक्सरा, ये याद रखना भाई नाम। और सिवानिया क्षेत्र सबसे प्रमुख है। और झुंझुनू की आप सभी जानते हो तांबे से संबंधित है। तो चलिए आगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रश्न पक्के ऐसे आने वाले हैं, असत्य कथन का चयन करना, या इनमें से कितने सत्य हैं पक्के पूछेंगे। अच्छा, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग का बिल्कुल सही कथन है। अगर बात करें राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द राजस्थान के उपनाम से भी जाना जाता है, सही बात है। राजस्थान में स्पिन फेड की स्थापना 1991 में की गई थी, ये गलत हो जाता है भाई। क्यों गलत हो जाता है, अभी बढ़ा देते हैं भाई। कैसे, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की स्थापना आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1993 को सहकारी कताई मिलों की मिलाकर की गई थी, न कि 1991 में की गई थी। तो ये आपके पास हो जाता है। और ये स्पिन फेड है वो 3 कंपनियों को मिलाकर की गई थी, वो अपन अलग बात करेंगे भाई। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कर नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर का मिलान कीजिए, चयन कीजिए। एक ही बात है भाई। सीकर जिले में उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है और जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है भाई। सीधी सी बात है, आपके पास सीकर जिले में उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट की अपने पास क्या है, कहते हैं बड़ी मंडी है सीकर। तो जालोर के ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऐसे मत सोच लेना सर सीकर में ग्रेनाइट निकलता तो नहीं है, निकलता नहीं है, वैसे पूछ रहा है। उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है यहाँ पे। इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट क्या है, राज्य के विशेष औद्योगिक पार्क को उनकी अवस्थिति के साथ सुमेलित कीजिए। अभी करवा देते हैं सुमेलित भाई। देखो अप्रैल पार्क है वो आपके पास महिला जयपुर में ही है। दूसरी बात करें तो सिरेमिक्स पार्क कहाँ है, ये आपके पास जोधपुर में है। और ऊन पार्क की बात करें तो ये खारा बीकानेर में है। और साइबर पार्क की बात करें तो ये गोहना ब्यावर में है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना भाई, ऐसे पक्के प्रश्न आएंगे आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले बात करें तो क्या है, घिया पत्र आपके पास कहाँ पे है भाई, तो ये रेल पातलिया उदयपुर से निकलता है। घिया पत्थर कहाँ से, रेल पातलिया उदयपुर से। एस्बेस्टोस की बात करें तो ये कहाँ से निकलता है, ये नेराला कनवाली है भाई, कनवाली उदयपुर अलवर क्षेत्र में है, ये दोनों याद रखना।
और बेराइट्स की बात करें तो ये बजला, काबरा, अजमेर, राजसमंद से निकलता है। और डोलोमाइट की बात करें तो ये घेवरिया, चांदपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा से निकलता है। इस तरीके के प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे आप लोगों से। आता है राजस्थान में पर्यटन उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई, ये कथन सही नहीं के बारे में बात करनी है। राज्य में पर्यटन उद्योग के विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं, बिल्कुल है भाई। राज्य में पर्यटन से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के अधीन कार्यरत है। पर्यटन विभाग के पर्यटक स्वागत सूचना केंद्र कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यरत है। और राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1956 से पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। तो एक बात बता देते भाई, जो अपना राजस्थान में पर्यटन उद्योग है वो क्या है, राजस्थान में जुड़ी संस्था है राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के अधीन कार्य करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मैं एक बार बात बता देता हूं कि राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की तर्ज पर निर्मित RITTMAN मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, गाइड ट्रेनिंग और कौशल प्रदान करने वाली एक नोडल अकादमी संस्था है। राज्य का पूरा पर्यटन ढांचा और उसकी संस्थाएं जैसे RTDC स्वतंत्र रूप से सीधे पर्यटन विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है, न कि विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान के अधीन। ये ध्यान में रखने वाली बात है, बाकी सारे तथ्य इसके बारे में सही है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या, राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर स्थापित किया गया है। ध्यान से समझ लेना, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है भाई। तो देखो, जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में ग्रिड बिजली की कमी को दूर करने और चिकित्सा टीकों को सुरक्षित रखने के लिए सुदूर मरुस्थलीय केंद्रों पर सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित रेफ्रिजरेटरों का प्रयोग शुरू किया गया था। याद रखना भाई आप लोग। अच्छा, ये एक बात हो जाती है। इसके बाद जैसलमेर की बात, दूसरी बात कर लेते हैं। राजस्थान का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित डीप फ्रिज और रेफ्रिजरेटर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बालेश्वर, जोधपुर में भी स्थापित किया गया था। दिए गए मरुस्थलीय विकल्पों में संदर्भ के अनुसार जैसलमेर को भी सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए प्रथम अनुप्रयोगों में बड़ा स्थान मिला है। तो ये जैसलमेर में, जोधपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो ये ध्यान में रखना। तो जोधपुर में भी किया गया है, सबसे पहले जोधपुर में, लेकिन अपने पास जो टीकाकरण से संबंधित है वो अपने पास जैसलमेर में आता है। नेक्स्ट बात क्या करें, किशनगढ़, अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य किस नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो जो किशनगढ़ के गुर्जर है वो चरी नृत्य करते हैं भाई। कौन सा नृत्य करते हैं, चरी नृत्य करते हैं। अच्छा, अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, भाई महिलाओं द्वारा किया जाने वाला चरी नृत्य एक अत्यंत प्रसिद्ध मांगलिक लोक नृत्य है। मांगलिक यानी अपने पास शुभ अवसरों पर किया जाने वाला। इसमें नृत्यांगना सिर पर पीतल की चरी, ये ध्यान में रखना, कलश जिसको बोलते हैं, पीतल का कलश रखकर जिसमें काकड़े के बीज, जो वो आक बोलते हैं ना, आकड़े के बीच जल रहे होते हैं, बेहद सुंदर संतुलन के साथ नृत्य करते हैं। इसकी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना फल्गू बाई है। ये इतनी बात आपको याद रखेंगे तब जाके आपका एक प्रश्न सही होता है भाई। नेजा नृत्य क्या है, ये भील और मीणा जाति का एक खेल लोक नृत्य भाई। और बालदिया नृत्य बात करें तो ये लबाना व बंजारा जाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। और चंग नृत्य आप जानते हो, शेखावाटी के होली के दिन पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैं थोड़ा तेज गति इसलिए रखता हूँ क्योंकि अपने क्लास काफ़ी लंबी चलनी है, लंबी नहीं चलाएंगे रे, कहने का मतलब अपन फास्ट गति से रिवीजन करेंगे। सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है, सीधी सी बात है, इससे अपने पास विकास अधिकारी वीडियो को देता है। ध्यान में रखना भाई, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे भाई। तुंगा का युद्ध है, हल्दीघाटी का युद्ध है, और खातौली का युद्ध और पाटन का युद्ध है। तो सबसे पहले मराठा जो हारे थे वो तुंगा के युद्ध में हारे थे भाई। अब इस तुंगा के युद्ध के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या है तुंगा का युद्ध है वो, ये युद्ध 28 जुलाई 1787 को हुआ है। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर नरेश विजय सिंह की संयुक्त सेना से तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। इस ऐतिहासिक युद्ध में संयुक्त राजपूत सेना ने मराठों को करारी शिकस्त दी थी। पहली बार उनके अजय होने का भ्रम तोड़ा गया था। उस समय तक मराठा किसी से हारे नहीं थे भाई, लेकिन अपने राजपूतों ने उनको हराया है। हल्दीघाटी का युद्ध तो आप जानते हो, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। खातौली का युद्ध भी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात। राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ था। और पाटन का, इसके बाद में खातौली के युद्ध के बाद में अपने बारी और बांडी का धौलपुर का युद्ध भी हुआ था, वो भी अपने पास सांगा ने जीता था।
उसके बाद में अपने पास बयाना का युद्ध भी हुआ था, जो अपने पास राणा सांगा ने जीता था। फिर खानवा के युद्ध में हार हो जाती है। पाटन का युद्ध बात करें तो 1790 से मराठों की बात करें तो डी बोयने के नेतृत्व में पुनः राजपूतों को पराजित कर अपनी पिछली हार का बदला लिया था। तो ये ध्यान में रखना भाई, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राजस्थान का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो 25 वर्ष की आयु में जेल में रहते हुए शहीद हुआ, विजय सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह और अपने पास कृष्ण सिंह। तो प्रताप सिंह जो है ना, प्रताप सिंह बाहरट, उन पे यातनाएं हुई, यातनाओं को सहन करते हुए वो जेल में मर गए थे। प्रताप सिंह बाहरट केसरी सिंह बाहरट के सुपुत्र और राजस्थान के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। कुंवर प्रताप सिंह बाहरट को दिल्ली बनारस षड्यंत्र केस में, ध्यान में रखना भाई, कौन सा, दिल्ली बनारस षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया। बरेली जेल में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड, ये नाम याद रखना भाई, द्वारा दी गई भयंकर अमानवीय यातनाओं को सहते हुए भी उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं उगले और मात्र 25 साल की उम्र में अल्पायु में 1918 में वे जेल के भीतर ही देश के लिए शहीद हो गए थे। प्रताप सिंह बाहरट, इतने अपने पास सहनशील थे ये लोग। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था भाई? अगर इसके बारे में बात करें तो आपके पास चार्ल्स विल्सन है, चार्ल्स मेटकॉफ है और चार्ल्स घुरिये है और चार्ल्स हेक्टर है। तो चार्ल्स मेटकॉफ होता है भाई वो, जिसने राजपूतों से अपने पास सहायक संधि के लिए क्या है, संधि करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त हुआ था वो चार्ल्स मेटकॉफ था। 1817 से 1818 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की ओर से राजस्थान की विभिन्न रियासतों राजपूत राज्यों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां, क्या है, पार्थक्य की संधियां बात करें, सबऑर्डिनेट अलायंस करने के लिए दिल्ली से के तत्कालिक रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को मुख्य वर्तमान और अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। राजस्थान की तरफ से इस संधि का मसौदा तैयार करने में मुख्य योगदान जॉर्ज थॉमस और स्थानीय स्तर पर मेटकॉफ का ही था। याद रख लेना भाई ये दोनों नाम। अच्छा, 1938 में गठित मारवाड़ के लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये मारवाड़ परिषद बाद में अपने जाके आगे जाकर क्या करते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसके जयनारायण व्यास नहीं, सुभाष चंद्र बोस, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी है वो अपने पास मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष थे। मारवाड़ प्रजामंडल के लिए दूसरे थे। तो मैं बता देता हूँ, देखो रणछोड़ दास गट्टानी की बात करें तो ये क्या है, मई 1938 में जोधपुर रियासत के उत्तरदायी शासन की स्थापना और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाए गए। जबकि बात करें तो मुख्य प्रणेता और जो महासचिव है वो आपके पास जयनारायण व्यास जी थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इनकी बात करें तो मारवाड़ के शीर्ष नेता और शेर राजस्थान के नाम से विख्यात थे, जिन्होंने परिषद का संचालन किया था। और सगनलाल चुपासनी वाला की बात करें तो क्या है, मारवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बाल भारत सभा की स्थापना की थी। ये जो आपके पास फेमस नहीं होते ना, अब उनसे संबंधित पर्सन आते हैं, तो छगनराज चौपासनी वाला का नाम याद रखना भाई। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, संत हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी है भाई। राम स्नेह संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। बिश्नोई संप्रदाय और जसनाती ये तो आप जानते ही हो, अभी बात कर लेते हैं। ये इन्होंने निरंजनी संप्रदाय, संत हरिदास जी जिनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, डीडवाना नागौर के कापड़ोद गांव में तपस्या कर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र गाढ़ा डीडवाना में है। ये संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का अनूठा मिश्रण है। सगुण और निर्गुण क्या होती है? जिसमें भगवान की मूर्ति मानकर पूजा की जाती है वो सगुण होता है, और जिसमें भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं मानते हैं वो निर्गुण होता है। राम स्नेह संप्रदाय की बात करें तो स्थापना रामचरण जी ने की, शाहपुरा भीलवाड़ा में की है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जम्बो जी ने 29 नियमों के साथ समराथल बीकानेर की बात है भाई, है ना, समराथल बीकानेर की बात है में की थी। और जसनाती संप्रदाय, इसकी स्थापना संत जसनाथ जी ने 36 नियमों के साथ कतरियासर बीकानेर में की थी। तो ये ध्यान में रखना, बिश्नोई में तो 29 नियम है और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम आते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या दिया, अरसी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तो अरसी अपने पास नाक में, उंगली में, कमर में, कान में। तो ये अपने पास कहाँ, उंगली में पहनी जाती जो पहनी जाती है भाई अरसी। क्या है, अरसी महिलाओं द्वारा हाथ के अंगूठे या उंगली में पहनी जाने वाली एक बड़ी और विशेष शीशे दर्पण युक्त अंगूठी होती है, जिसे महिलाएं अपना चेहरा देखने में देख सकती है। यानी बड़े आकार की अंगूठी जिसमें महिलाएं अपना चेहरा देख सके भाई। नाक में कौन कौन से, देखो, नथ है, लौंग है, चौंप है, बारी है, कांटा है, ये पहना जाता है। कमर में बात करें तो कंडोरा है, करदनी है, तागड़ी है, कनकती है, जैसे आभूषण पहने जाते हैं। और कान में पहने तो झुमका, बाली, टॉप्स, ओगन्या, ये ओगन्या नाम याद रखना भाई।
और सुरलिया ये अपने पास कान में पहने जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा आपके पास, तो आपको सब याद रहना जरूरी है भाई, सब कुछ। नेक्स्ट बात करें सद्रक, चंद्रोदय व नरतन। नरतन निर्णय नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पंडित भावभट्ट है, पुंडरीक विट्ठल है, कृष्णानंद व्यास है और महाराणा कुंभा है। तो पुंडरीक विट्ठल ही आते हैं भाई इसके। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय के सुप्रसिद्ध संगीत शास्त्री पुंडरीक विट्ठल, नाम याद रखना। ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर आधारित कालजयी ग्रंथों जैसे अपने सद्राग, चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, रागमंजरी और रागमाला की रचना की है। पुंडरीक विट्ठल के बारे में याद रखना भाई ये रचना। पंडित भावभट्ट की बात करते हैं, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे जिन्होंने अनूप संगीत विलास की रचना करी है, ये तो याद रह जाएगा। कृष्णानंद व्यास की बात करते हैं, इन्होंने राग कल्पद्रुम नामक विशाल संगीत ग्रंथ का संकलन किया है। और महाराणा कुंभा के बारे में आप सभी जानते हो, जिन्हें महान संगीतज्ञ शासक थे जिन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध की रचना की थी। नेक्स्ट क्या था? ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ढोल नृत्य जालौर का प्रमुख नृत्य है तथा नृत्य मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। ढोल नृत्य माली, ढोली, सरगरा, भेल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य थाकना थैली से ढोल बजाता है और उपयुक्त सभी कथन सत्य है भाई, ये सारे कथन सही है, याद रख लेना भाई इस कथनों को। अब यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है अपनी जर्नल साइंस। अभी अपने पास क्या पढ़ लिया है? जीके पढ़ लिया है। अब जर्नल साइंस शुरू होती है यहाँ से। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दिष्टकरण कहलाती है भाई। दिष्ट धारा में बदलेंगे तो दिष्टकरण ही होगा। क्या होती है दिष्टकरण? देखो, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। यह कार्य डायोड या रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। कोई पूछ लेवे कि प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है उसको दिष्ट धारा यानी डीसी में चेंज करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य किया जाता है डायोड और या रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है, ये याद रखना भाई। अच्छा, मॉड्यूलन की बात करें तो ये क्या है? कम आवृत्ति के सिग्नलों को उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलन कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कहीं पर सिग्नल कम हो रहे हैं और वो सिग्नल तेज करने के लिए अगर आपने किसी प्रक्रिया की लेते हैं तो वो मॉड्यूलेशन होता है यानी मॉड्यूलन होता है। प्रवर्धन क्या होता है भाई? जिस सिग्नलों के आयाम या उनकी क्षमता को बढ़ाने की क्रिया होती है, यानी इसके द्वारा जो अपन बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाने का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रवर्धन कहते हैं। और संसूचन क्या कहते हैं भाई? तो ये अपने पास है डिटेक्शन, जिसको अपन कहते हैं। संसूचन का मतलब डिटेक्शन, किसी चीज को डिटेक्ट करना है ना। हाँ, तो मॉड्यूलेटेड तरंगों से मूल सिग्नल को पुनः अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसूचन कहलाती है, डिटेक्शन कहलाती है। मैं डिटेक्शन बोल देता हूं भाई। नेक्स्ट क्या दिया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है जब प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक बात बता देता हूं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना। क्या है ये? आपके पास किस से किस में चलती है? ये विरल से सघन की ओर चलती है भाई। क्या चलती है? ये विरल से सघन की ओर चलती है, यानी जो कम से अधिक की ओर चलती है भाई। तो कांच से पानी की तरफ, पानी से कांच की तरफ, वायु से कांच की तरफ और वायु से में पानी की ओर। तो एक बात बता देता हूँ, विरल से सघन की ओर कौन सा आ रखा है इसमें? इसमें पानी से कांच की ओर है, वो परावर्तन किरणें चलती है, ध्यान में रख लेना। विरल से सघन की ओर जो ट्रांसफर होता है वो अपने पास क्या आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है? सुहागा, जिसे बोरेक्स कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 और 10H2O20 होता है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है सुहागा, जिसे बोरेक्स कहते हैं। ये तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, इनकी कोई आपके पास सूत्र तो है नहीं कि मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है? मानव गुर्दे में होने वाली पथरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, सोडियम एसीटेट की बनी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट की नहीं, ये अपने पास कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है भाई। जो अपने पास अपने गुर्दे में पथरी निकलती है ना, सर मेरे पथरी हो रही है, वह पथरी क्या की हुआ है? वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है। सीधी सी बात है, अगर अम्ल और क्षार को जब अपन मिलाते हैं, क्रिया करवाते हैं, जी गुणा करते हैं, अपने पास क्षार का अगर अपन क्या है क्रिया करवाएंगे, आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? तो आपके पास लवण प्राप्त होता है। ये ध्यान में रख लेना भाई, लवण है, हाँ ये लवण कर देते हैं, नमक जिसको कहते हैं खारा।
नेक्स्ट क्या, फोटोग्राफी प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर थायोसल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है भाई। अब इन सभी की बातें मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड यह एक अत्यधिक प्रकाश संवेदनशील रसायन है। प्रकाश के संपर्क में आने पर इसका अपघटन हो जाता है। इसी कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म की कोटिंग में होता है। पहला सिल्वर ब्रोमाइड आंसर। दूसरा आता है सिल्वर ऑक्साइड, किस काम आता है? इसका उपयोग मुख्य रूप से विशेष जो बटन बैटरियों में होता है भाई। तो ये ध्यान में रखना, सिल्वर ऑक्साइड किसमें? बटन बैटरियों में होता है। सिल्वर थायोसल्फेट किस में होता है फिर? इसका उपयोग फोटोग्राफी में फिक्सर या हाइपो के रूप में फिल्म को धोने के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान में रखना, फिल्म जो फोटोग्राफी होती है उसको धोने में किसका काम में लिया जाता है? सिल्वर थायोसल्फेट। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है भाई? इसका उपयोग मुख्य रूप से अमिट स्याही, चुनावी स्याही जिसको अपन कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट वाली, आपके चुनाव में वोट दिया होगा तो वो जो स्याही लगाता है वो किसकी होती है? वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। तो याद रख लेना, अब ये प्रश्न पूछेंगे पक्का। हरे रंग की शर्ट को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर वह कैसी काली दिखाई देती है भाई? कैसी दिखाई देगी? वो काली दिखाई देगी। क्यों देगी? इसका कारण मैं बता देता हूँ। कोई वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग के प्रकाश को वह परावर्तित करती है। हरे रंग की शर्ट केवल हरे प्रकाश को ही परावर्तित करती है। जब उस पर लाल रंग प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे पूरी तरह अवशोषित कर लेती है और कोई भी प्रकाश परावर्तित न होने के कारण वह काली दिखाई देती है। समझ में आ गई? हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है? वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक क्या है? इसमें अगर अपन बात करें तो कैल्शियम, टिन, सीसा, तांबा, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा। तो इसमें आपके कैल्शियम, टिन, सीसा आता है। चलिए बात करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, वुड्स मेटल। कैल्शियम, टिन, सीसा, वुड्स मेटल एक बहुत ही कम गलनांक यानी 70 डिग्री सेल्सियस वाली मिश्र धातु है। जिस दिए गए विकल्प में अनुसार सीसा जो लीड है और टिन है इसके प्रमुख संगठक वर्ग में आते हैं। बीडी की ये टंगस्टन और क्रोमियम की बात कर लेते हैं भाई। बहुत उच्च गलनांक वाली कठोर धातुएं जो इसमें नहीं पाई जाती है। और तांबा और जस्ता मुख्य रूप से पीतल का निर्माण करते हैं। तो बस ये ध्यान में रख लेना, कैल्शियम, टिन और सीसा। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आपके पास KMnO4 होता है। अगर बात करें, देखो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है और इसके सही सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। ये एक प्रबल कीटाणुनाशक है जो पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो याद रख लेना भाई ये बात, KMnO4। नेक्स्ट बात करते हैं तो जीव पारिस्थितिकी तंत्र पद की संरचना किसने दी थी भाई? तो जीव पारिस्थितिकी तंत्र की अगर अपन बात करें तो वो कार्ल मोवियस ने दी थी भाई। कार्ल मोवियस ने दी थी। तो ये थियरी है, चलिए अलग अलग है भाई, मैं बता देता हूँ। कार्ल मोवियस ने 1877 में जर्मनी जीव विज्ञानी कार्ल मोवियस ने किसी समुदाय में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों को दर्शाने के लिए बायोकेनोसिस शब्द का प्रयोग या शब्द दिया था भाई। बायोकेनोसिस नाम याद रखना, किसने दिया है? कार्ल मोवियस ने दिया है। पेंसिले की बात करें तो इन्होंने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। आर मिश्रा की बात करें तो इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ये नाम याद रखने भैया आप लोगों को। इसके बाद में बात करते हैं जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के अनुसार आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो कहां से कहां बढ़ता है भाई? तो मैंने एक बात बताई थी, पिछले वीडियो में बात हुई थी, जलपादप होता है, घोंघा होता है, मछली होता है और पक्षी होता है। यानी पक्षी सबके लास्ट में आता है। तो जलपादप को घोंघा, घोंघा को मछली और बाद में अपने पास पक्षी आता है। तो ये आपके पास क्या होता है? अनुक्रम में बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें तो एक अमेरिकी पादप जो भारत में दुष्टतापूर्ण जलीय अवतरण होता है, टाइफा इंटिफोलिया है, ट्रापा बिस्पिनोसा है, आइकोर्निया प्रेसिप्स और साइप्रस रोटेंडस की बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा आइकोर्निया प्रेसिप्स की बात कर लेते हैं। ये है जिसे हिंदी भाषा में जलकुंभी कहते हैं। तो आइकोर्निया प्रेसिप्स इसे सामान्य भाषा में जलकुंभी या वाटर हेसिंथ कहा जाता है। यह मूल रूप से अमेरिका का एक जलीय पादप है भाई। ये ध्यान में रखना, कहाँ का जलीय पादप है? अमेरिका का, जो भारत के जलाशयों में अत्यधिक तेजी से फैलकर ऑक्सीजन सोख लेता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। और ट्रापा बिस्पिनोसा यह एक सामान्य सिंघाड़े का वैज्ञानिक नाम है भाई। सिंघाड़े का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, माल्टेज, थ्राम्बिन। तो थ्राम्बिन होता है भाई वो।
कहने का मतलब रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है उसे क्या कहते हैं, उसे थ्रोम्बिन कहते हैं। देखो, रक्त स्कंदन या रक्त क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के दौरान सक्रिय थ्रोम्बिन एंजाइम में प्लाज्मा में घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन के धागों में बदल लेता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। तो याद रख लेना भाई ये प्रक्रिया। पेप्सिन क्या होता है? ये अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। प्रश्न आ सकता है अमाशय में अपने पास क्या है, अमाशय में जो पचाने का काम करता है वो क्या होता है, तो वो पेप्सिन होता है। और माल्टेज क्या होता है, तो यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो ये थ्रोम्बिन का निष्क्रिय रूप होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाके आपके प्रश्न सही होते हैं भाई। अच्छा, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स है। इसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए ये पाए जाते हैं, याद रख लेना भाई। और अपने पास न के बराबर कैटेगरी में माने तो आरएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन आपका आंसर ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो हाइपोकालेमिया की बात करें, नामक रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है भाई? हाइपोकालेमिया की बात करें तो ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। पोटेशियम की बात करें तो मानव शरीर में रक्त में पोटेशियम का स्तर सामान्य से कम हो जाने की स्थिति में वैज्ञानिक भाषा में हाइपोकोलेमियम कहा जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोकोलेमियम कहते हैं, कोलेमिया कहते हैं भाई। लोहा क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता रोग होता है। और सोडियम इसकी कमी से हाइपोनेट्रियमिया, है ना, ये नाम याद रखना भाई, थोड़ी सी है तो टफ ही नाम। हाँ, ये नाम क्या होता है अपने पास, सोडियम की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या रखा है? ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है भाई, इस पे अपनी बहुत गहरी चर्चा हो सके, मैं केवल आंसर बताऊंगा। ये आपके पास डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए दी जाती है भाई, जिसे अपन DPT का कहते हैं, याद रखना। तो ये अपने पास आपको ध्यान में रखना है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए ट्रिपल एंटीजन का एक बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो इसके बाद वह अपने पास सबसे पहले ओरेस्टेड द्वारा किया गया था। ये प्रश्न रिवाइज हो गया है अपना, कहाँ पे? अगर आप वनपाल की मेरी पेपर सीरीज देख रहे हो तो वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, तो डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात बता देते हैं। देखो, ओरेस्टेड द्वारा 1820 में वैज्ञानिक हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने सर्वप्रथम यह खोज की थी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने कही है? ओरेस्टेड द्वारा कही गई भाई। अच्छा, फेराडे का नियम आप जानते हो भाई, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की खोज करी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो दिया है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम फेराडे के द्वारा, और अपने पास ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये अपने पास किसने? ओरेस्टेड द्वारा दिया गया है भाई। नेक्स्ट बात करें, आनुवांशिक इकाई क्या है? गुणसूत्र है, सिस्ट्रॉन है, डीएनए और जीन है। सीधी सी बात है, जीन आपके पास क्या होती है? आनुवांशिक इकाई होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। सजीवों में आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जीन को माना जाता है, जो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र ये जीनों का वाहक ढांचा है, यानी उसके लिए गाड़ी का काम करता है। और सिस्ट्रॉन की बात करें तो ये जीन का वह भाग है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में को कूटबद्ध करता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है एक विद्युत जनित्र में क्या होता है भाई? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा उष्ण ऊर्जा में बदली जाती है, उष्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, और यांत्रिक ऊर्जा आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ये ध्यान में रख लेना, ये थोड़ी सी बात इसमें लिखी हुई भी है। अच्छा, इसके बाद में काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में ये अपने पास हो गया भाई, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। बहुत चर्चा हो गई है, ये प्रश्न रिपीट आएगा नहीं, लेकिन इतना सरल, याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है? तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के प्रयोग से किया जाता है? तो वो आपके पास से बनता है भाई, तो वो आपके पास CuOH2 और CuCO3 से बनता है, जिससे क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं भाई। नम वायुमंडल में तांबा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ धीरे धीरे क्रिया करता है। इसके फलस्वरूप बर्तनों पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH2 और CuCO3 की एक नीले हरे रंग की परत है, वो जम जाती है, जिसे तांबे का संक्षारण भी कहते हैं। कोई पूछ ले तांबे का संक्षारण क्या होता है, तो कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं भाई।
नेक्स्ट क्या है, कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप। परत संरचना की बात कर लेते हैं। तो परत संरचना में बात करेंगे तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है भाई, ये ग्रेफाइट होता है। अब आप कहोगे सर हीरा भी तो अपर रूप होता है, लेकिन हीरा जो होता है वो परत के रूप में नहीं होता है, यानी ये परत के रूप में नहीं होता है। ये अपने पास क्या आपस में जुड़ा हुआ होता है, ये क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है भाई, ये क्रिस्टलीय होता है, जो आपस में जुड़ा हुआ होता है और ठोस होता है, मजबूत होता है। परतदार में बात करें तो ग्रेफाइट ही अपने पास सबसे अपर रूप होता है कार्बन का। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलयों के रूप में व्यवस्थित होकर विभिन्न परतों का निर्माण करते हैं। इन परतों के बीच कमजोर के वांडरवॉल्स बल होने के कारण ये एक दूसरे पर फिसल सकती है, जिससे यह चिकना और मुलायम होता है। हीरा इसकी संरचना त्रिविमीय दृढ़ जालीदार होती है, जिससे ये ठोस होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु मैंने बता दी है, सोना होता है। अच्छा, इसमें सोना नहीं है तो फिर आपके पास हाँ गोल्ड दिया हुआ ना भाई, ये दिया हुआ गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना ही होता है। इसके बाद में बात करें इसमें से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? तो इसमें आपके पास आ जाता है Al2O3, ये अपने पास होता है। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये अपने पास क्षारीय और अपने पास क्या है, अम्लीय, दोनों अपने पास व्यवहार दर्शाता है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसलिए ये अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है। अच्छा, Na2O क्या होता है भाई? ये विशुद्ध रूप से एक क्षारीय ऑक्साइड है Na2O। और CO2 आप जानते हो ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। और KOH है, एक प्रबल क्षार है भाई। KOH क्या है, प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट क्या दिया, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपके पास क्या होता है, बेरीबेरी, न्यूमोनिया, गठिया, लकवा, तो आपके पास बेरीबेरी है। और इस पे अपने चर्चा हो चुकी है भाई, बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो चुकी है इन चारों बीमारियों पे। इसके बाद में बात करें विद्युत बल्ब में कौन सी गैस है, इसमें बारे में हो चुकी गैस भरी जाती है। तो गैस के बात करेंगे तो ऑर्गन भरी जाती है भाई, लेकिन उसके वो तंतु जो बने होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं भाई। किसके बने होते हैं, वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। तो विद्युत बल्ब के गर्म टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने और उसकी आयु बढ़ाने के लिए बल्ब के भीतर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। तो और अपने पास यहाँ पे ऑर्गन नहीं हो तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्या, उपकरण जो दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है, क्या होता है? तो वो आपके पास इन्वर्टर होता है। क्या होता है भाई, डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो इन्वर्टर क्या है, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बैटरियों में संचित डिस्ट धारा डीसी को घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है। और अपने पास बात करें जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न पक्का आएगा। अभी लगा देते हैं, ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट, पक्का यहां से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न। नेक्स्ट बात करें तो क्या, निम्नलिखित में किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो निकल है, निक्रोम है, एल्यूमिनियम और सिल्वर है। सबसे कम की बात करें तो आपके पास सिल्वर की होती है। तो प्रतिरोधकता कम होने का मतलब है ये सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु होने का मतलब है ये अपने पास क्या है, सबसे ज्यादा सुचालक है किसकी, विद्युत की। तो ये ध्यान में रखना, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका क्या होता है भाई? तो वो छोटा आकार होता है। इसका छोटा आकार है, किसका, अपने पास कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का। यानी छोटे कण मिलकर अगर अपने मजबूत बनते हैं तो वो मजबूत होते हैं, अगर बड़े कणों से बनाएंगे तो वो सीधी सी बात है कमजोर होगा। देखो, छोटा आकार, कार्बन का परमाणु आकार बहुत छोटा है और छोटा आकार होने के कारण इसका नाभिक साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जिससे इसके द्वारा बनाए गए सह संयोजी बंध अत्यंत मजबूत स्थायी होते हैं। तो याद रख लेना। नेक्स्ट बात करें तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए होता है भाई। तो आपके पास हो जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। धारा की दिशा और उपस्थिति, देखो गैल्वेनोमीटर होता है एक अत्यंत ही संवेदनशील उपकरण है, जिसका मुख्य उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ में बहुत कम मात्रा पर विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी प्रवाह की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? पुतली, रेटिना, कार्निया, श्वेत कलम है। तो इस पास पुतली जो होती है ना, आंखों की पुतलियां,
वो क्या करती है, प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको अंदर जाने से रोकती है। कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए वो पुतली का काम है। देखो, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली के आकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देती है और कम प्रकाश में फैलकर पुतली को बड़ा कर देती है। तो ये आइरिस जो नाम है ना, इसको नाम याद रखना भाई। इसके बाद देखो रेटिना क्या करता है, इस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के बारे में किसी भी तरीके से पूछे तो आपके पास वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। कार्निया की बात करें तो यह आंख का सामने का पारदर्शी भाग है जहां से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। नेक्स्ट बात करें तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये टंगस्टन का किया जाता है भाई। और टंगस्टन की धातु का अगर अपन जो गलनांक है वो देखें तो कितना होता है, वो 3380 होता है, क्वंथनांक जिसको अपन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, हाँ, बेस कार्बन का एक अपरूप नहीं है। हीरा अपरूप, ग्रेफाइट उपरूप, फुलरिन अपरूप, कोयला नहीं है भाई, कोयला अपन जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डेस सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो वो निक्रोम किया जाता है भाई। क्या किया जाता है, निक्रोम। क्या है निक्रोम, हीटर, गीजर और टोस्टर जैसे तापन उपकरणों में निक्रोम निकेल और क्रोमियम धातु का मिश्रण, ये ध्यान में रखना भाई। निक्रोम है वो किसका है, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। इसका कारण इसकी उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक है, जिससे ये उच्च तापमान पर लाल तप्त होने के बाद भी हवा में क्या होता है, उपचयित यानी ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, दो भिन्न जैव समुदाय के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, इकोस्फीयर कहलाता है, कोर कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। तो इसमें आपके पास वो इकोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, बीच के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है, टंगस्टन है भाई। क्या फिलामेंट के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, अभी ये रिपीट हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो कार्बन जो है ना वो आपके पास विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, हमारी आंखों में लेंस का काम करता है। आंखों का ढकना, मस्तिष्क को छवियों से संदेश भेजना और आंखों की फोकल दूरी को बदलना, और चोट से आंखों की फोकल दूरी जो होती है वो लेंसों के द्वारा होती है भाई। तो इसमें देखो फोकस दूरी का समायोजन, यानी दूर है उसको पास, पास है उसको दूर, ऐसा काम। मानव शरीर का अपने पास क्या है, कंप्यूटरीकृत ढांचा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। मानव आंख का लेंस एक पारदर्शी लचीला उत्तल लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से ये अपनी मोटाई को समायोजित करके आंख की फोकल दूरी बदलता है ताकि दूर और पास की वस्तुएं रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित हो सके। नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है भाई, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया भाई। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से दुनिया को सबसे पहली एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम याद रखना भाई, नाम ये कवक है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है भाई। क्या होता है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का जो धारा क्या होती है, एसआई मात्रक। विद्युत आवेश की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक कूलाम है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में बात करें वोल्ट क्या है, विभवांतर का मात्रक है। इसके बाद में केल्विन क्या है, ये तापमान का मात्रक है। और किलोग्राम आप जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, निम्नलिखित में से विषम चुने, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा। तो इसमें अपने पास सोना, चांदी और हीरा जो है, ये प्लेटिनम है, ये तो धातु है, और ये जो है ना ये अपने पास कार्बन का अपर रूप है। तो हीरा अलग है, बाकी तीनों एक है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है, तो वो आपके पास रेबीज होता है। रेबीज ऐसे नहीं है कि कुत्ते के काटने से ही होता है, अन्य जानवरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। रेबीज वायरस से होने वाला एक घातक रोग है जो पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर जैसे संक्रमित जानवरों के काटने से जो उनकी लार मनुष्य के तंत्र में फैलती है, इससे होता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है, लोहा होता है भाई। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, ये पढ़ लेना आप लोग अब। नेक्स्ट बात करें क्या, निम्न में सही तथ्य या कथन कौन सा है, तो राजमहल नागरिकों को, ये सारे तथ्य सही है भाई। ये सारे मैंने पर्सन रिपीट कर दिया, ये कहाँ पे अपने उसमें वनपाल भर्ती में रिपीट हो चुका है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।
नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, नेक्स्ट आता है दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। यह उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा बहुतुल्य कालिक होती है, कक्षा वर्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो ये सभी होती है भाई, ये सभी आपके पास ऑप्शन सही हैं इसके। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या होता है, कार्बन नेटोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बन इनका उपयोग मानव शरीर में दवा और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई। उन्हें मानव शरीर के घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल है। इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर से किया जाता है। कार्बन नैनोट्यूब बायो डिग्रेडेबल होता है भाई। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है किस उपग्रह को भारत की आंख कहा जाता है। तो इसमें आपके पास देखो एमीसेट है, EOS-1 है, इसके अलावा कार्टोसेट 3 है और रिसेट है। तो इसमें कार्टोसेट 3 को भारत की आंख कहते हैं। यह व्यापक रक्षा श्रेणी के कार्टोसेट और रिसेट उपग्रह श्रृंखलाओं को सीमाओं की सटीक निगरानी के कारण आई इन द स्काई भारत या भारत की आंख कहा जाता है। ये आप देख लेना बाकी। इसके बाद में बात करें तो क्या है, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवेक का मतलब। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो इसमें बात करें तो ये द्वितीयक मेमोरी से अधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही बात है। ये द्वितीयक मेमोरी से अधिक महंगी होती है, ये भी सही बात है। इसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता भाई, डाटा अपने पास स्थायी रूप से नहीं होता है और यह सीमित मात्रा में ही लगाई जाती है, बिल्कुल। ये तीन सत्ते हैं, ये सी सत्ते नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है, कार्बन के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो कार्बन एक धातु ही नहीं है भाई, बाकी सारे हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है और इसकी ज्यामितीय जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पे अब आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने अपने पास GK और GS दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके सारे सिलेबस को क्या करता है, कवरअप करता है। तो ये जो अपने पास LDC की मिशन LDC 2026 पेपर सीरीज है, इसका आज हमने चौथा पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है भाई। और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर सीरीज चल रही है। तो इस पेपर सीरीज को आपको कंप्लीट देखना है। एग्जाम में जाने से पहले, जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित है, आपको जरूर देखना है, क्योंकि LDC बनने का सपना आपका इस पेपर सीरीज से कंप्लीट होने वाला है। तो बस आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।